सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है तिवारी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 के सामाजिक विज्ञान में भूगोल के अध्याय 3 की। भूगोल का अध्याय 3 जिसका शीर्षक है पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इस अध्याय के प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे, यानी चर्चा होगी इसके अभ्यास पर। ठीक है, सबसे पहले हमेशा की तरह बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 की। लेकिन एक मिनट, प्रश्न क्रमांक 1 पर चर्चा करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी है कि क्या हमें इस अध्याय के बारे में पूरी जानकारी है। अगर हमने इस अध्याय को पढ़ लिया है तो क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में हम अभी जानकारी दे सकते हैं। चलिए, प्रश्न तो सीधे तौर पर मैं आपसे पूछ नहीं सकता, किंतु मैं आपको उन पर जानकारी ज़रूर दे सकता हूं जो सहायता करेगी, मदद करेगी इस अध्याय के प्रश्न उत्तरों को समझने के लिए। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहला टर्म जो हमें इस अध्याय में देखने को मिलता है वो है घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है ना। ठीक है, फिर अगर मैं आपसे पूछूं कि परिक्रमण क्या होता है, तब आप कहेंगे कि सर, सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को ही कहते हैं परिक्रमण। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं कि कक्षीय समतल क्या होता है, तब आप कहेंगे कि पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है, इमेजिनरी लाइन है, जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 अंश का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे ही कहते हैं सर कक्षीय समतल, है ना। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगा कि प्रदीप्ति व्रत क्या होता है, तब आप कहेंगे कि ग्लोब पर वह व्रत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे ही कहा जाता है सर प्रदीप्ति व्रत, है ना। एक जानकारी हमें यह भी दी गई थी इस अध्याय में कि प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है, यानी घूमती है। ठीक है ना। परिक्रमण क्या होता है? पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे ही कहा जाता है परिक्रमण, है ना। ये कुछ जानकारी हमने इस अध्याय में देखी थी, है ना। हमने ये भी जाना था कि उत्तर अयनांत किसे कहते हैं। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कैसी पड़ती हैं? एकदम सीधी पड़ती हैं, है ना। तो इसके परिणाम से क्या होता है, इन क्षेत्रों में जहां पर सीधी रेखाएं पड़ रही हैं सूर्य की, ऊष्मा अधिक प्राप्त होगी, है ना। तो ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। अब ध्रुवों के पास वाले जो क्षेत्र हैं उनमें कम ऊष्मा प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि वहां सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुका हुआ होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार क्या रहता है? दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है ना। इसीलिए विषुवत व्रत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है और पृथ्वी की इसी अवस्था को क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं, है ना। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि दक्षिण अयनांत के बारे में बताइए, तो आप कहेंगे कि हमने देखा था 22 दिसंबर को, जैसे उत्तर अयनांत के लिए महत्वपूर्ण तिथि तारीख क्या है? 21 जून, है ना। वैसे ही 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। अब चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ रही हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होगा और इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है ना। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है और पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत या दक्षिण अयनांत कहा जाता है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ गए होंगे, है ना। एक और महत्वपूर्ण टर्म इस अध्याय में था विषुव। अब आप कहेंगे कि सर ये सब जानकारी हम क्यों जान रहे हैं? प्रश्न और उत्तर पर सीधे चर्चा करते हैं। तो देखिए, मैं आपको ये बता दूं बच्चों कि किसी भी अध्याय के प्रश्न पर उत्तर देने से पहले हमारा उस अध्याय को जान लेना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे विश्वास है कि आपने वीडियो ज़रूर देख लिया होगा, लेकिन फिर भी ये रिवीजन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखता है इन प्रश्नों और उत्तरों को सटीक ढंग से याद करने के लिए, समझने के लिए, है ना। ठीक है, तो अब विषुव क्या होता है इस पर भी बात कर लेते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत व्रत पर कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती है। याद रखिएगा, तारीख बता रहा हूं, 21 मार्च और 23 सितंबर, ये वो तारीख है जिसको सूर्य की किरणें विषुवत व्रत पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है।
इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन होते हैं बराबर। इसे ही क्या कहा जाता है? विषुव कहा जाता है। ठीक है, अब समझिए 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। और 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। बस इतनी ही जानकारी आपको देनी थी। ठीक है, अब समझिएगा। पहला प्रश्न हमारे सामने है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने तो हैं, लेकिन संक्षेप में। चलिए सबसे पहले प्रश्न का उत्तर देते हैं। पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण क्या है? तो पृथ्वी के अक्ष का झुकाव कोण 23.5 अंश है। दूसरा प्रश्न है, घूर्णन एवं परिक्रमण को परिभाषित करें। अभी कर देते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। मैंने कहा था ना, जो जानकारी पर मैं चर्चा करूंगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। ठीक है, प्रश्न 3 क्या है? लीप वर्ष क्या है? दोस्तों, पृथ्वी एक वर्ष या 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर 6 चौक 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह में 28 के बदले 29 दिन होते हैं। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं, यानी 366 डेज, उसे ही कहा जाता है लीप ईयर, यानी लीप वर्ष। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह बात भी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की। उत्तर एवं दक्षिण अयनांतों में अंतर हमें बताना है। मैंने अभी आपको उत्तर और दक्षिण अयनांत के बारे में बताया। देख लेते हैं अब अंतर को, है ना। तो अंतर कुछ इस प्रकार से हम सटीक ढंग से बता सकते हैं कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है, जिन क्षेत्रों के बारे में मैंने आपको बताया था। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, है ना। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। अब इसके ठीक विपरीत स्थिति जो है वो कहाँ होती है? उत्तरी गोलार्ध में। और पृथ्वी की इसी अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहा जाता है। जब मैं आपको उत्तर अयनांत और दक्षिण अयनांत के बारे में बताता हूँ, तब आप समझ जाते हैं कि दोनों में क्या अंतर है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि एक में, यानी उत्तर अयनांत में 21 जून की बात करें तो सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात हमें देखने को मिलती है कि नहीं। और वहीं पे अगर हम बात करें दक्षिणी अयनांत की, है ना, तो उसमें हमें क्या मिलता है? जो दक्षिणी गोलार्ध होता है उसमें सबसे लंबे दिन और छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। ये बात हमें पता चलती है ना। ऐसी कुछ समानताएं भी हैं अंतर के साथ अगर देखा जाए तो। चलिए अब जो है आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 5 की। क्या है? विषुव क्या है? मैंने आपको बताया था कि 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो हैं वो विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता है, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात और दिन बराबर होते हैं। इसी को कहा जाता है विषुव, है ना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 6 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 6? दक्षिणी गोलार्ध में उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तर एवं दक्षिण का अयनांत अलग अलग समय में होता है। कारण बताइए। चलिए इसका कारण भी बता देते हैं। दोस्तों, सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में रहता है तथा 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं और इस समय यहाँ पर गर्मी का मौसम रहता है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का मौसम रहता है। इसके विपरीत शेष 6 महीने जब सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तब यहाँ पर गर्मी का मौसम रहता है और उत्तरी भाग में सर्दी का मौसम रहता है। 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, और यही इस प्रश्न का सटीक उत्तर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये भी समझ गए होंगे। अब बात करते हैं आगे के प्रश्न की, जो क्या है? ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात क्यों होती है? समझिएगा दोस्तों, ध्रुवों पर लगभग 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात इसलिए होती है क्योंकि जब सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में होता है तब उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है तथा दक्षिणी ध्रुव पर रात होती है। इसी प्रकार अगले 6 महीने सूर्य दक्षिणी गोलार्ध में रहता है तब दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन होता है और उत्तरी ध्रुव पर रात होती है। ठीक है,
मुझे उम्मीद है कि प्रश्न क्रमांक 1 के अंतर्गत आने वाले ये तमाम 7 प्रश्न और इनके उत्तर आपको समझ में आ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 2 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 2? सही विकल्पों को चुन करके हमें लिखना है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रश्न की। पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है? क घूर्णन, ख परिक्रमण या ग झुकाव। तो इसका सही जवाब है ख यानी परिक्रमण। फिर दूसरा प्रश्न क्या है? सूर्य की सीधी किरणें विषुवत व्रत पर किस दिन पड़ती है? क 21 मार्च, ख 21 जून या ग 22 दिसंबर। इसका सही जवाब है क यानी 21 मार्च। ठीक है। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 है, गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है? क जापान, ख भारत या ग ऑस्ट्रेलिया। है ना। तो हमें इस अध्याय में इसके बारे में जानकारी दी गई थी और सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। है ना। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 4 क्या है? ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है? क घूर्णन, ख परिक्रमण, ग गुरुत्वाकर्षण। इसका सही जवाब है ख यानी परिक्रमण। ठीक है दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सही विकल्प भी प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत आने वाले समझ में आ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। क्या है प्रश्न क्रमांक 3? प्रश्न क्रमांक 3 है, खाली स्थानों की पूर्ति हमें करनी है। चलिए अभी कर देते हैं। खाली स्थान भरे। सबसे पहला, एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या खाली स्थान होती है। सभी जानते हैं कि एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366 यानी 366। दूसरा प्रश्न है, पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को खाली स्थान कहते हैं। तो पृथ्वी की प्रतिदिन की गति को क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। तीसरा है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर खाली स्थान कक्षा में घूमती है। दोस्तों पृथ्वी सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमती है। चौथा क्या है? 21 जून को सूर्य की किरणें खाली स्थान रेखा पर सीधी पड़ती हैं। तो मैं आपको बता दूं, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर कैसी पड़ती हैं? सीधी पड़ती हैं। है ना। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। फिर है प्रश्न क्रमांक 5, खालिस्तान ऋतु में दिन छोटे होते हैं। हम जानते हैं कि शरद ऋतु में दिन जो है वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं। है ना दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर डला हुआ इस अध्याय का वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर उस वीडियो को देख लीजिएगा, यह मेरी आपसे गुजारिश है। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है, आशा है कि आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को शेयर करेंगे, साझा करेंगे अपने दोस्तों के साथ, मित्रों, साथियों, सहपाठियों और परिजनों के साथ में, ताकि वे लोग भी देख पाए, समझ पाएँ इस जानकारी को, इस वीडियो को, इस अध्याय को। आपसे फिर बहुत जल्द ही मुलाकात होगी अगले अध्याय, अगली जानकारी के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।